नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते आज के हैं खास कृषि समाचार में। खाली पड़े खेतों में बुवाई से पहले मिट्टी जांच अवश्य कराएं। पौष्टिकता से भरपूर भिंडी के उन्नत प्रभेद से करें खेती। बीज उपचार मशीन से बीजों की सफाई और ग्रेडिंग एक साथ। सूबे में फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। ऐसे में बकरी पालन से जुड़े किसानों को थोड़ी सावधानी बरतने की काफी आवश्यकता है। गर्मी के मौसम में बकरियों में बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है, इसलिए उनकी उचित देखभाल बेहद ही जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले बकरियों के आवास का प्रबंधन करें। इसके अलावा उन्हें सुबह और शाम के वक्त ही चारा चरने के लिए बाहर ले जाए और ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाए। किसान भाई, फसल कटाई के बाद आपकी खेत खाली पड़ी होगी तो अगली फसल की बुवाई से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें। मिट्टी परीक्षण का उद्देश्य भूमि की उर्वरकता मापना है और साथ ही यह भी पता करना कि भूमि में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। किसान भाई स्थानीय प्रयोगशाला में जाकर मिट्टी जांच अवश्य करवाएं। बढ़ती सघन खेती और उत्पादन में वृद्धि के कारण खेतों की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व की लगातार कमी हो गई है। इतना ही नहीं, उर्वरकों एवं रासायनिक खादों द्वारा भी उनकी आपूर्ति नहीं होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है। मृदा पोषक तत्व का भंडार है और पौधों को सीधे खड़े रहने के लिए सहारा भी देती है। इसलिए किसान भाई के लिए आवश्यक है कि फसलों की बुवाई से पहले मृदा परीक्षण अवश्य करा ले। मृदा परीक्षण के जरिए मृदा में मौजूद उर्वरा शक्ति की जांच करके फसल एवं किस्म के लिए पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा में उपयोगिता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इतना ही नहीं, मृदा में लवणता, क्षारीयता तथा अम्लीयता की समस्या की पहचान कर भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाने में योगदान करता है। भिंडी हमारे यहाँ की प्रमुख सब्जियों में एक है। यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिकता से भरपूर होती है। किसान भाई इसकी खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसान भाई भिंडी के अधिक उत्पादन के लिए इसके उन्नत किस्मों के बीजों का चयन अवश्य करें। शीतला, उपहार, काशी वरदान एवं काशी नंदनी इसकी प्रमुख किस्में हैं, जिसके उपयोग से उत्पादन और मुनाफा दोनों अधिक प्राप्त हो सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यांत्रिकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यांत्रिकरण से उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों बढ़ती है। ऐसा ही एक यंत्र है बीज उपचार मशीन। इस मशीन के द्वारा बीजों की सफाई बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। हमारे देश में कृषि उत्पादन में बीजों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बीज खेती की नींव का आधार है और मूल मंत्र है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज से फसलों का भरपूर उत्पादन प्राप्त होता है। बीज उपचार मशीन एक ऐसा ही कृषि यंत्र है जिससे किसान भाई साफ सुथरी और उच्च गुणवत्ता वाली बीज प्राप्त कर सकते हैं। इस मशीन से बीजों की साफ सफाई के साथ साथ बीजों का ग्रेडिंग भी किया जाता है। मशीन में 3 अलग अलग प्रकार की जाली लगी होती है, जिसमें छोटे, मध्यम और बड़े बीजों को अलग करके पैकेट में डाला जा सकता है। किसान भाइयों को बाजार में ऐसे बीज की अच्छी कीमत भी मिल जाती है। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक सफल किसान रामवीर चौरसिया से, जो हाजीपुर में के रहने वाले हैं। रामवीर नर्सरी का कारोबार करते हैं और यह अपने नर्सरी में जैविक विधि से पौधा तैयार करते हैं। वैसे तो रामवीर अपने नर्सरी में विभिन्न प्रकार के फल फूल के पौधे तैयार करते हैं, लेकिन इनके द्वारा नींबू की विशेष तरह की पौधे तैयार किए गए हैं, जिसकी बाजार में अत्यधिक मांग है और दूर दूर से लोग इसे खरीदने आ रहे हैं। सालों भर पौधा जो है कि बनारसी कागजी फलते ही रहता है और फल का भी साइज एकदम बिल्कुल गोला होता है और छिलका इसका काफ़ी पतला होता है, जिसका रस जो है ना कि इसमें काफ़ी मतलब भीतर में रस होती है। इसके कारण ज़्यादा इसका डिमांड है और हम लोग इसका खेती कर रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 2400 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 2200 रुपए प्रति क्विंटल और प्याज 2800 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल।
कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। राजधानी वासियों को अभी चिलचिलाती धूप और गर्मी से फिलहाल निजात मिलने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। इस मौसम में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें, ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इनमें छिपे कीड़ों मकोड़े के अंडे तथा घास के बीज ही नष्ट हो जाए। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने कृषि जगत में हो रही तमाम नई हलचलों को जाना, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। किसान भाइयों, मादा पशुओं के प्रसव काल के दौरान उनकी विशेष देखरेख की ज़रूरत होती है। तो आज हम जानेंगे कि मादा पशुओं की प्रसव के पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात देखरेख कैसे करें। आइए इस विषय में जानकारी हासिल करते हैं हमारी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आनंदिता श्रीवास्तव से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई पशुपालन के क्षेत्र में अग्रसर हैं, उनके लिए भी हमारा ये प्रयास रहता है कि हम ऐसी जानकारी लेकर आएँ ताकि उनको पशुपालन के क्षेत्र में काफ़ी लाभ हो सके। जी हाँ किसान भाइयों, जो मादा पशु जो होती हैं उनमें प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत काफ़ी जटिलताएं अभी के समय में देखने को मिल रही हैं। तो प्रसव पूर्व और प्रसव उपरांत कैसी देखभाल होनी चाहिए, इसी विषय पर आज का हमारा टॉपिक ये है। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंदिता श्रीवास्तव, जो वैज्ञानिक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जो मादा पशुओं में प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत जो देखभाल है, उसे हमारे पशुपालक भाई किस ढंग से करें? नमस्कार पशुपालक भाई, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम अपने घरों में पशुओं को लाते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि पशुओं से हम उनकी आगे की जो पीढ़ी है उसको बढ़ा सकें, साथ में दूध ले सकें। ये एक मेन महत्वपूर्ण आजकल पशुपालक भाइयों का एक उद्देश्य है, पशुपालन का उद्देश्य है। तो इनकी पीढ़ी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें प्रजनन काल होता है, जिसे हम गर्भकाल भी कह सकते हैं। तो जो गाय में गर्भकाल होता है वो हम सबको पता है 9 महीने 9 दिन का होता है, और जब हम भैंसों की बात करते हैं तो वो 10 महीने 10 दिन का होता है। और एक ऐसा समय आता है जिसे हम प्रसव कहते हैं, जब बछड़ा या बछिया गाय, मादा गाय से जन्म लेता है। तो जो ये जन्म लेने की प्रक्रिया है, इसी को प्रसव हम कहते हैं। और जो प्रसव पूर्व समय होता है उसे हम प्रसव काल के पहले का समय कहते हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, जिससे कि हम अपने आने वाली जो संतान है, बछिया है या बछड़ा है, उसका हम निर्धारित कर पाते हैं कि वो कैसा होगा। अगर प्रसव काल नहीं सही से देख रेख में किया जाए अगर किसी भी मादा गाय का, तो उससे आने वाली जो संतान होती है उस पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो प्रसव काल के पूर्व जो सावधानियां हमें बरतनी हैं वो ये है, ये जो सभी 9 महीने हैं इसमें सबसे पहला तो टीकाकरण है। आप समय समय पे, निरंतर समय पे, अंतराल पे अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं, मादा पशु का। जैसे बहुत सी ऐसी रोगाणु और विषाणु जनित रोग होते हैं, खुरपका, मुँह पका, फड़किया रोग, गलघोटू रोग, इन सारे रोगों का हमारे पशु चिकित्सक भाई से पशुपालक जो हैं वो मिलें और उनसे टीकाकरण करवाएं। आहार पे विशेष ध्यान रखें। और जैसे ही प्रसव का समय नज़दीक आ रहा है, 1 से 2 महीना पहले ही हम अपने मादा पशुओं का ख्याल रखना उचित रूप से शुरू कर दें। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे मादा पशु हैं उनको और सारे अन्य पशु से अलग कर दें। उनका प्रजनन जहाँ पे होगा, जहाँ पे उनका प्रसव होगा, वो स्थान निर्धारित कर लें। साथ में उनके आहार में हम बदलाव करें, दाने की मात्रा बढ़ा दें, उनको उपयुक्त रूप से पानी की व्यवस्था करें, साफ स्वच्छ शीतल जल उनको दें।
साथ में जिस जगह पे उनको रखें वहाँ पे किसी भी प्रकार की गंदगी ज़्यादा ना रहे, सूखा स्थान रहे, और चाहे तो प्रसव से पूर्व उस स्थान पे हम घास फूसे भी लगा सकते हैं, जिससे कि अगर खड़े होके जो मादा पशु है प्रसव करती है तो उसका बछड़ा या बछिया जब ज़मीन पे गिरता है तो उसे चोट ना लगे। मैडम, आपने विस्तार से जो प्रसव पूर्व की जानकारी है उसके बारे में हमारे पशुपालक भाइयों को बतलाया। इसी से जुड़ी एक अहम जुड़ा एक सवाल है कि जब प्रसव काल जब शुरू होता है तो उस दौरान हमारे पशुपालक भाई जो समुचित देखभाल है पशुओं की, तो उसमें ज़्यादा ये नहीं, जागरूकता के अभाव में हम कहेंगे कि नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना चाहिए जिससे पशु और बच्चा जो मादा पशु है दोनों समुचित रूप से सुरक्षित रह सके? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रसव काल होता है निम्न 3 चरणों में विभाजित होता है। पहला चरण जो प्रसव काल का होता है उसमें प्रसव पीड़ा से ग्रसित हो जाती है मादा। 24 घंटे पहले, करीबन 12 से 24 घंटे पहले वो अपने चारे का, पानी का त्याग कर देती है। ज़्यादातर वो खड़ी कभी रहती है, कभी बैठती है, बेचैनी उसको रहती है। और आप देखेंगे उसकी योनि क्षेत्र से उसके रिसाव रहेगा, सफ़ेद तरल पदार्थ सा निकलेगा, उसके थन ढीले हो जाएंगे, उसका जो उदर का क्षेत्र है वो ढीला हो जाएगा, पशु बहुत बेचैन रहेगा। ये पशु प्रसव पीड़ा से गुजर रहा होता है। इस समय आप खास ध्यान रखें कि अनावश्यक किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जानवर का उस क्षेत्र में आना जाना ना रहे। उसको जितना एकांत जगह स्थान पे आप रखेंगे उतना बेहतर होगा। और साथ में जैसे ही एक खास बात का ध्यान रखें, बच्चा प्रसव योनि का द्वार खुलता है पहले स्टेज में, जो पहला चरण है वो करीबन आपका 2 से 24 घंटे का हो सकता है। इसमें योनि द्वार खुलता है, बच्चे के दोनों पैर आपको दिखाई देते हैं। तभी कभी भी पशुपालक भाई क्या करते, जल्दीबाजी में दोनों पैर देखते ही उसे खींचने लगते हैं। ऐसा ना करें, कभी भी ना करें। जब तक उसका सिर और दोनों पैर ना दिखे तब तक आप उसको, बच्चे को खींचे ना। दूसरे चरण में क्या होता है, आपका बच्चा बाहर निकलता है, या तो पशु अपने आप ही उसको निकाल देता है। 2 से 3-4 घंटे में बछड़ा या बछिया जन्म ले लेता है। और अगर नहीं लेता है तो आप तत्काल प्रभाव से अपने जो भी अगल बगल पशु चिकित्सक हों उनसे मिलें, उनका आप सहायता ले सकते हैं। मैडम, प्रसव की जो प्रक्रिया है इसके बारे में भी आपने विस्तार से हमारे पशुपालक भाइयों को जानकारी दी। अब जो इसका अगला चरण है कि प्रसव के बाद, प्रसव के उपरांत जो हमारा पशु है उसकी देखभाल किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आमतौर पर ये हम देखते हैं कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो प्रसव के बाद भी पशुओं को जैसे दैनंदिन रोज़ देखभाल करते हैं उसी तरीके से, तो उसमें क्या खान पान देना चाहिए, किस तरह की देखभाल होनी चाहिए प्रसव के बाद? पशुपालक भाई, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपका पशु एक बहुत ही अच्छा स्वस्थ प्रसव कर चुका है, बछड़ा या बछिया जन्म ले चुका है। इसके उपरांत आपको क्या करना चाहिए, तुरंत ही अपने पशु को अकेला ना छोड़ें। और जैसे ही पशु आपका दे देता है बछड़ा या बछिया, उसको गर्म पानी से उसके योनि द्वार को, उसके अदर को, थन के स्थान को, पूँछों को अच्छे से साफ सफाई करें, ताकि किसी भी तरीके की वहाँ पे कोई भी बीमारी ना हो। दूसरा, पशु जो बछड़ा या बछिया है उसको माँ के सामने रखें ताकि माँ उसे चाट के सुखा सके। और आपने पशु अगर नहीं सांस ले रहा है या कमज़ोर है तो आप उसका उल्टा लटका के उसकी छाती को आप ठोक सकते हैं, छाती मसल सकते हैं, जिससे कि गर्मी हो और वो सांस लेना चालू कर दे। और बच्चे को कर सकते हैं। और साथ में जो गाय है उसको आप पानी और चारा दें, ऐसा चारा दें जो गाय पसंद करती है। और साथ में एक बात खास आप याद रखें, प्रसव के पूर्व ही आप उसकी कैल्शियम की मात्रा 2 महीने से लास्ट के आखिरी के जो 2 से 3 महीने होते हैं, कैल्शियम की मात्रा कम कर दें उसके चारे में। और विटामिन ई और सेलेनियम की मात्रा, ये 1-2 मिनरल होते हैं,
इनको बढ़ा दें, इनको देने लगें। इससे क्या होगा, जब वो पशु जेर डालता है तो उसको समस्या नहीं होगी, जब विटामिन ई और सेलेनियम उसके चारे में रहेगा। पशुपालक भाई, मैं बताना चाहूँगी, जब मादा पशु सबसे पहला 2 से 3 घंटे उपरांत प्रसव के पहला दूध जो निकलता है, माँ का गाढ़ा पीला दूध, उसे हम खींच भी कहते हैं या फेनुस भी कहते हैं हमारी आम भाषा में, तो उसे अपने बछड़े को दें और ज़रूर से पिलाएं। ये बछड़े का 1/10वां भाग उसको देना चाहिए। उसका जन्म के समय जो वजन रहता है उसका 1/10वां भाग फेनुस उसे देना चाहिए। प्रथम माँ का गाढ़ा दूध, इस दूध के देने के 2 फायदे हैं। पहला तो जो बछड़े के रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी, क्योंकि नवजात शिशु के पास खुद से लड़ने की क्षमता नहीं होती है तमाम रोगों से, वो उसे माँ से मिलती है। और दूसरा, उसे वो उसका पेट भरेगी, उसके लिए वो पौष्टिक होगी। तो देखा किसान भाइयों कि कितनी विस्तार से जो मादा पशुओं के प्रसव पूर्व की जो जानकारी है और प्रसव के उपरांत की जो जानकारी है, मैडम ने बहुत ही विस्तार से इसके बारे में जानकारी आप सभी को प्रदान की। इसके लिए मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, उम्मीद है आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने पशुओं को और जो आपके जो पशु हैं, जो बच्चे हैं, सबका समुचित देखभाल करके दूध का जो उत्पादन है उसको निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। और मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि मादा पशुओं के प्रसव काल में देखरेख कैसे की जाए। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। किसान भाइयों, कृषि वानिकी एक भूमि उपयोगी प्रणाली है जो कि वृक्षारोपण, फसल उत्पादन और पशुपालन को एकीकृत करता है। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि बिहार में कृषि वानिकी के माध्यम से किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अभय कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, अच्छी जलवायु के लिए कहा जाता है कि कम से कम धरती पर 1/3 वन जरूर होना चाहिए। और जो तापमान में अचानक जो वृद्धि आप देख रहे हैं, एकाएक गर्मी पड़ना, ये अपने आप में एक अच्छा द्योतक नहीं है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है और ये किसी सरकार की योजना से सफल नहीं हो सकता है। सरकार योजनाएं ला सकती है लेकिन उसको सफलीभूत हम ही और आप अपने खेत में ही कर सकते हैं। एक चर्चा है कृषि वानिकी की, कृषि वानिकी, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री जिसको कहते हैं। तो वन विभाग और कृषि विभाग दोनों के साथ, दोनों के समायोजन से यह कृषि वानिकी योजना है। तो कृषि वानिकी योजना, कृषि वानिकी क्या है, इस योजना से, कृषि वानिकी से कैसे किसानों की आय में, हमारी आय में बढ़ोतरी हो सकती है, इस विषय पर चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर अभय कुमार, जो रिसर्च एसोसिएट हैं कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद में। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, कृषि वानिकी योजना निश्चित रूप से ये किसानों के लिए बेहतर है, लेकिन जानकारी नहीं है, हमें भी जानकारी उतनी अच्छी नहीं है। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कृषि वानिकी योजना है क्या, कृषि वानिकी क्या है? तो सबसे पहले अभी किसान भाई, हम लोग हमेशा जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पेड़ की कटाई बहुत हो रहा है, पानी का कमी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिस कारण से जो है जलवायु में काफ़ी ज़्यादा निरंतरण उसमें परिवर्तन होते जा रहा है। तो ये परिवर्तन जो हो रहा है, तो इसके लिए बिहार, हम लोगों को बिहार राज्य जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे ज़्यादातर 60-70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। तो वो एक ऐसा हमको विकल्प लाना पड़ेगा जो कि 13 करोड़ आबादी का भोजन भी प्राप्त हो और साथ साथ हमारे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसी को नज़र रखते हुए अभी जो सबसे अच्छा और वर्तमान में जो इसका विकल्प है वो है कृषि वानिकी। तो कृषि वानिकी जो है, ये नाम से ही क्लियर है, एक है कृषि, दूसरा है वानिकी, मतलब कि
एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब किसान भाई, यदि हम आपको यदि शॉर्ट में यदि समझाएं तो जो भी भूमि फसल व खेत वाले फसल में हम लोग यदि पेड़ को उसके साथ में हम लोग कंबाइन करके लगाते हैं तो उसको कृषि वानिकी कहते हैं। मान लीजिए कि आपका 1 एकड़ का कोई प्लॉट है, वहाँ पे हम लोग यदि 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर ये अलग अलग स्पेसिंग में यदि हम लोग किसी का भी पेड़, चाहे वो फलदार पेड़ हो या जो इमारती लकड़ी वाले पेड़ हो, जैसे कि सागवान हो गया, शीशम हो गया, साल हो गया, गमार, महोगनी, ये सारे हम लोग लगाते हैं। या फलदार में आप आम, अमरूद, संतरा, नींबू ये सब का यदि हम लोग लगाते हैं और उसके बीचों बीच में हम लोग खेती करते जा रहे हैं, जो भी आप ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, धान, गेहूँ, मकई, और इसको दोनों में करेंगे तो हम लोग जो आपकी इनकम है, आपकी आमदनी है, वो क्या हो जाएगी, दुगनी से नहीं 4 गुना से भी ज़्यादा मतलब आपको इनकम हो जाएगा। हमारे यहाँ एक समस्या है सर, बहुत बड़ी समस्या है कि किसान पौधे तो लगाते हैं विभिन्न तरह के, लेकिन जब काटने की बात आती है तो वो परेशान हो जाते हैं। चूँकि अपनी लकड़ियों को अपने काम के लिए भी अगर वो काटते हैं, काट के अगर कहीं आरा मिल पर ले जाते हैं तो रास्ते में उनको पुलिस, थाना बेवजह तंग किया जाता है। ये हार्डवुड है, ये सॉफ्टवुड है, इसका परमिशन नहीं है। तो क्या इस तरह का नीति क्या है सरकार की, इस पर हम जानना चाहेंगे। किसान भाई, आपको बता दें कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जो बिहार सरकार के द्वारा टोटल 27 प्रजाति के ऐसे पेड़ हैं जो आपके खेत में है, आप उसको लगा सकते हैं और कट करके आप कहीं पे भी पूरा बिहार में आप बेच सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी मतलब ट्रांजिट परमिट बोलते हैं, यदि ले जा रहे हैं कहीं पे भी लकड़ी वगैरह, तो उसमें आपको किसी का परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 27 प्रजाति में मुख्य रूप से आपका यूकेलिप्टस हो गया, पॉपुलर हो गया, आम, लीची, गुलमोहर हो गया, सोनमोहर हो गया, तार हो गया, खजूर हो गया, इस टाइप का जितने भी 27 तरह के आपको बिहार पर्यावरण एवं वन का जो साइट है वहाँ पे भी आप जाके ऑनलाइन उसको देख सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई परमिशन, बस कुछ ही प्लांट ऐसा है जो मुख्य रूप से, जैसे कि आपका सागवान हो गया, शीशम हो गया, साल हो गया, गम्हार हो गया, तो ये 6-7 स्पीशीज ही है जिसको कि आपको कट करने से पहले या उसको कहीं पे भी आपको बेचना होगा तो उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत है। यदि आप एक जिला के अंदर में, यदि आपका गांव यदि पटना, मान लीजिए आप पटना वासी हैं और पटना में ही कहीं पे आप ले जाके इसका फर्नीचर बना रहे हैं या इसको सेल कर रहे हैं, तो आप अपने पंचायत के मुखिया से सिर्फ आप यदि सर्टिफाइड कर देते हैं, मुखिया लिख के दे देता है कि ये इसके खेत में पेड़ लगा हुआ था और ये मैच्योर हो गया और उसको कट करके वो इसका यूटिलाइज कर रहा है। वैसे तो आपने कहा कि फलदार वृक्ष और इमारती लकड़ियाँ, लेकिन उसमें किन किन पौधों का इस्तेमाल किया जा सकता है? कृषि वानिकी यदि किसान भाई अपनाते हैं, यदि आम का पेड़ आप लगा दिए लाइन से, मान लीजिए 1 एकड़ में आम का 10 मीटर पे लगाते हैं या आम्रपाली वगैरह लगाते हैं आप 8 मीटर में, तो आपका 1 एकड़ में लगाइएगा तो कम से कम 50 से 60 प्लांट आपका आ जाएगा। तो आम का यदि हम लोग करते हैं तो ये 5 साल के बाद आपको एक आम का ऑन एन एवरेज 100 किलो, 5 साल बाद 100 किलो एक प्लांट मतलब आम का आपका प्रोडक्शन देता है। यदि मोटा मोटी यदि 1 एकड़ में 50 आम का पेड़ लगाए हुए हैं तो 5 साल बाद वो 5000 केजी आम आपको मतलब उपलब्ध होगा। और इसका यदि प्राइस आप यदि 20 रुपया किलो भी यदि बेचते हैं गांव में तो भी ये आपका 1 लाख रुपया पर साल आपका आम से आ जाएगा। और जिस खेत में आप जो भी धान, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा जो करते थे हर साल की भांति वो आपका उतना उपज हो ही रहा है, तो इससे आपका आमदनी में काफ़ी इजाफा होगा। जी जी सर, तो इसमें इतनी, इसके बाद हम और बात करेंगे आगे। अभी हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आपसे और सवाल करें, लेकिन
चूँकि टॉपिक लंबा है और भी बातें होगी और भी आगे बात करेंगे। ये इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए अभी फ़िलहाल धन्यवाद सर। बाकी और नई जानकारी के साथ हम फिर अगले कार्यक्रम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ आज की जानकारियों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में फिर से मुलाकात करेंगे कृषि की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।